दोस्तों, जब आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप सीधा या तो मालिक से संपर्क करते हैं या फिर किसी ब्रोकर के ज़रिए उस डील को एग्जीक्यूट करते हैं और ब्रोकर को उसका कमीशन मिल जाता है और आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाती है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इससे आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे और इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और आपको लगता है कि उस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब आपको लगता है कि वहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे लगभग सालाना 3% रेंटल यील्ड मिल जाती है अगर मैं किसी किराए पर उसको देता हूँ रेजिडेंशियल। अगर मैं उससे कमर्शियल पे दे दूँ तो 3 की जगह पे मुझे 5% के करीब, जैसे किसी दुकान को किसी ऑफिस को देता हूँ तो लगभग मुझे 5% के करीब उसमें रेंटल यील्ड मिल सकती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसमें सालाना 7% के करीब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, यानी कि उसकी वैल्यू लगभग 7% के हिसाब से बढ़ जाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सालाना आपको लगभग 10 से 12% के करीब उसमें रिटर्न्स उसमें मिल जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी में एक ट्विस्ट है। दरअसल प्रॉपर्टी की कीमत है 2 करोड़ रुपए और आपके पास है सिर्फ 1 लाख रुपए। अब जाहिर है प्रॉपर्टी बेचने वाला आपको उस प्रॉपर्टी का 200वां हिस्सा तो काट के देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो एक समझौते पे तैयार हो जाता है और वो आपको एक ऑफ़र देता है कि आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ोन कीजिए और इस तरह से 200 इन्वेस्टर तैयार कर लीजिए 1-1 लाख रुपए वाले, और इस तरह से ये प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर देता हूँ और आपको जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा उसको आप 200 हिस्सों में बराबर बराबर बांट के जो भी इन्वेस्टर हैं उनको पास ऑन कर दीजिए। तो इस एग्जाम्पल में जो सिचुएशन रखी गई थी ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल थी और इसका सॉल्यूशन भी एकदम आइडियल था, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में लगभग नामुमकिन है। आप खुद ही देखिए, आपके कहने पे कि आपके 200 दोस्त किसी पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये लगभग नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो जल्दी जल्दी रीट्स क्या होता है और कैसे ये काम करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि एक ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट क्या करता है कि जैसे मैंने उदाहरण में बताया था कि यहाँ भी उसी तरह से ये अपने इन्वेस्टर्स से या छोटे छोटे जो यूनिट होल्डर से उनसे पैसा जमा करता है, यानी कि पूल करता है, और उस पैसे से ये प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं। अब उससे इनकम कैसे जनरेट होती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे पिछले उदाहरण में आपने अपने 200 दोस्त रिश्तेदारों को इकट्ठा किया था, तो ठीक इसी तरह रीट्स के जरिए छोटे बड़े इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा पूल किया जाता है और उसके ज़रिए प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ मेनली रेजिडेंशियल हो सकती हैं, कमर्शियल हो सकती हैं, इसमें होटल्स हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, रिजॉर्ट्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे कि आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट हो सके। तो उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए जो भी रेंट मिलता है वो सीधा इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा सोर्स होता है कि जो भी प्रॉपर्टी रीट्स खरीदता है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, यानी कि समय के साथ साथ प्रॉपर्टी में कीमतों में इजाफा होता है। तो अगर रीट्स उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसके जरिए जो भी प्रॉफिट होगा वो भी इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। अगर वही पैसा रीट्स री इन्वेस्ट कर देती है तो ये ग्रोथ में चला जाता है। तीसरा तरीका जो है कि रीट्स जो है बिल्डर्स को लोन्स भी देते हैं और लोन्स के जरिए जो इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम आती है वो भी इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो जहाँ तक इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की बात है तो सेबी के जरिए सरकार इन पे कड़ी नज़र रखती है और इन्हें सेबी के सभी मानकों का पालन करना होता है। जैसे कि रीट्स को एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए उसकी एसेट वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपया होनी चाहिए। रीट्स को कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स में करना होता है, जिससे कि तुरंत रेंटल इनकम जनरेट हो सके। रीट्स सिर्फ 20% ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकता है, जिससे कि निवेशकों का जोखिम कम से कम रहे। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि रीट्स ही क्यों? हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, उससे हमें रेंटल इनकम भी जनरेट होती रहेगी और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी होता रहेगा। तो जहाँ तक फिजिकल या टेंजिबल प्रॉपर्टी खरीदने की बात है तो भारत में 90% ये काम छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, जिसमें कि एजेंट्स की एक बहुत लंबी चेन होती है और काफ़ी सारा कमीशन उनके हिस्से चला जाता है। अब अगर आपको अपने लिए कोई लैंड या कोई अपार्टमेंट परचेज़ करना है तो ब्रोकर आपकी जेब से ज़्यादा पैसे निकालने की नीयत से आपको सपने दिखाएगा कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके आसपास अब बहुत जल्दी हाईवे आने वाला है, मल्टीप्लेक्स बनने वाले हैं, वहाँ पे डीएलएफ आ रही है, वहाँ पे मेट्रो आ रही है, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनने वाले हैं और
2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं और सचमुच 2 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ख़रीदार नहीं मिलता है। जब आप 2 साल पहले उसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए गए थे तो वहाँ पे मेट्रो आ रही थी, वहाँ पे एक्सप्रेसवे आ रहे थे, वहाँ पे हाईवे आ रहा था, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनने वाले थे। लेकिन जब बेचने का समय आया तो नोटबंदी, जीएसटी, कोविड सब कुछ एक साथ आया। वहाँ से मेट्रो, रिजॉर्ट्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे सब गायब। तो मजबूरी में आपको उसी ब्रोकर को अपनी प्रॉपर्टी मार्केट रेट से बहुत कम दाम पे बेचनी पड़ती है। प्रॉपर्टी में भले पैसा हमारा लगा हो लेकिन फ़ायदा हमेशा सिर्फ ब्रोकर को होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, वो 2 साल में, 3 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। पैसा हमेशा सिर्फ ब्रोकर ही कमाएगा, क्योंकि ब्रोकर बाजार के बारे में आपसे बेहतर जानता है। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वर्क होता है, और जिसमें बहुत आपका टाइम और पैसा बर्बाद होता है। जबकि रीट्स में इन्वेस्टर्स को बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए रिटर्न्स फिजिकल प्रॉपर्टी से हमेशा कहीं ज़्यादा हो। जब आप कोई फिजिकल लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। यानी कि अगर आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो आप उसका 10वां हिस्सा बेच नहीं सकते, या तो आपको पूरा ही बेचना पड़ेगा, और जब आपको बेचने की नौबत आती है तो आपको बायर मिलता नहीं है। अगर मिलेगा तो बहुत कम दाम पे आपसे खरीदेगा। दूसरी तरफ आप अपनी रीट्स की यूनिट को आप पार्सली भी बेच सकते हैं, पूरा भी बेच सकते हैं। यहाँ आपको खरीदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर समय खरीदार मौजूद हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त आमतौर पे छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए होती है। भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कब्जे और फ्रॉड्स की शिकायतें इसमें बहुत आम होती हैं। रीट्स में फ्रॉड्स और डिस्प्यूट की संभावनाएं ना के बराबर हैं, क्योंकि इसमें सेबी जैसी संस्थाएं इन पे नज़र रखती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आप किसी ऑर्गेनाइज बिल्डर से भी खरीदते हैं तो भी उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। यानी कि वो बहुत छोटे से एरिया के अंदर वो कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे कि नोएडा के किसी एरिया में हो गए, फरीदाबाद में हो गए, पूना के किसी छोटे से एरिया में होंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जबकि रीट्स वेल डाइवर्सिफाइड होती हैं, उनकी पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में उनकी प्रेजेंस हो सकती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रीट्स हैं उनकी प्रेजेंस ग्लोबली है, यानी कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेजेंस होगी, सिंगापुर में भी होगी, हांगकांग में भी होगी, यूएस में भी, यहाँ तक कि इंडिया में भी। म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम इंटरनेशनल रीट्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, और ग्लोबली रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आ रही है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 सालों में रियल एस्टेट में कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है, यानी कि कई जगह पे तो रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिया है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है, लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे रियल एस्टेट में तेज़ी आने की उम्मीद है ओवर द ईयर्स। तो आपको भी रियल एस्टेट की इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। इसीलिए मैंने रीट्स और रीट्स म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे बात की है, जिसमें कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियल एस्टेट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल, दोनों रीट्स में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप एज लो एज 5000 लमसम या SIP 1000 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी ग्लोबल रीट्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको रेंटल यील्ड, कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा रुपये के मुकाबले डॉलर में जो एप्रिसिएशन होता है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। पिछले कुछ सालों का अगर डाटा देखें तो रुपये के मुकाबले डॉलर लगभग 5% के हिसाब से मजबूत हुआ है सालाना। तो जब आप किसी ग्लोबल रीट्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉलर के मजबूत होने का भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।